हेलो हेलो हेलो, कैसे हो स्टूडेंट। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर किया है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में हम लोगों ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा, ठीक। तो उसी स्ट्रेस पे एक हम लोगों ने न्यूमेरिकल करा था, ठीक। स्ट्रेन पे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है। तो अभी जो है हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, ओके। उसके बाद जो हम लोग लास्ट में जाते जाते मैंने हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, तो उसको आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपका JEE नीट एंड NDA वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है जो 11-12 लेवल पे, उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, उसको देखेंगे, ओके। तो अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक कॉपर रड है, ठीक। एक कॉपर रड है, ओके, ठीक। ये 2 मीटर है। कितना है बेटा? 2 मीटर है। इज स्ट्रेच्ड बाय 1 mm, यानी कि ये अब क्या हो गया, ये 1 mm पे जाके स्ट्रेच हो गया। मतलब इसका अब जो नया जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 mm होगा, ठीक ना। तो स्ट्रेन विल भी, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 10⁴ वॉल्यूम और कॉमा में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा 5 × 10, ये ऑप्शन है। तो हम लोग पढ़े थे बेटा क्या कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल एंड शियरिंग स्ट्रेन, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या था कि लेंथ जो होता है उसका इलोंगेट होता था। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता था बेटा? वॉल्यूमेट्रिक में ये ऐसे होता था, और मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम चेंज होता था, ओके। कंप्रेस होता था वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम चेंज होता था तो ये क्या हो जाता था, हमारा ΔV हो जाता था, ओके। और ये पूरा क्या है, वॉल्यूम है, ठीक। और शियरिंग में क्या था, हमें एक थर्ड था शियरिंग, ठीक। तो वो क्या था कि ये ऐसे था और ये ऐसे था, ठीक। और उसका जो चेंज होता था वो कुछ ऐसे होता था, ठीक। यहाँ पे एंगल बनता था और यहाँ पे क्या होता था, ये X और ये हम लोगों ने L लिया था, ये शियरिंग के लिए था। और फोर्स कहाँ लगता था, ऊपर। जैसे हम लोग छोटा सा पौधा होता है, छोटा सा पेड़, ठीक। तो उसके जा करके ऊपर अपर वाला पार्ट को हम लोग हिलाते हैं तो पौधा होता है ना कि ऐसे जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये पौधा है, ठीक। पौधा है कोई पेड़ का, ओके। हम लोग इसको जा करके हिलाते हैं तो वो क्या होता है, पौधा आगे पीछे जाता है ना, और रूट जो होता है उसका यही सेम पोजीशन पे रहता है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे होता है, ठीक ना। यहाँ पे होता है कि ये जो इसका बेस है यहीं पे फिक्स रहता है, लेकिन ऊपर फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, अभी ऐसे है, अभी ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन अगर इस पर फोर्स लगाया जाए ऐसे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसे हो जाएगा तो एंगल बनेगा। फिर ये देखिए, ये बेस यहाँ पे फिक्स है, अगर हम इस पे फोर्स लगा देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि इसका बेस तो वहीं पे है, लेकिन ऊपर का पार्ट जो है शिफ्ट हो गया। तो ये क्या होता था, शियरिंग स्ट्रेन में होता था। तो अब हमें देखना है बेटा क्या कि हम लोग ये न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो पहले हमने एक छोटा सा ब्रीफ कर दिया स्ट्रेन का कि लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियरिंग स्ट्रेन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ओके। अब इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो ये क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल, साफ साफ दिख रहा है, ठीक। अच्छा, स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा, स्ट्रेन इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इसे। और इसका फॉर्मूला था कि चेंज इन लेंथ या कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, यही था। तो देखिए चेंज इन लेंथ यानी कि चेंज कितना हो रहा है बेटा, 1 mm, ओके। तो E = क्या हो जाएगा, ΔL/L, यानी कि ΔL हमारे पास क्या है बेटा, ΔL A है और L हमारा क्या है, 2 मीटर है। तो ΔL क्या हो गया, 1 mm में है बेटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए इंटू 10⁻³ पुट करेंगे। और देखिए ये लेंथ क्या है मीटर में, तो इसको जैसे है वैसे ही,
ठीक। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4। तो E इक्वल टू क्या हो गया 5 × 10⁻⁻4। ठीक। और चूंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल है तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन है, ए तो है नहीं, वॉल्यूमेट्रिक वाला तो साफ साफ हटा दो। ठीक। 5 × हाँ C हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा C। ठीक। और साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन सा स्ट्रेन हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या चेंज हो रहा है, लेंथ का चेंज हो रहा है वायर का। ओके। तो वॉल्यूमेट्रिक वाला तो होगा नहीं, साफ साफ दिख रहा है, और ये डेटा के अकॉर्डिंग गया, तो हमारा क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक तो ऐसे ही गया बेटा, वॉल्यूमेट्रिक वाला तो सब गया, सिर्फ ये तो डायरेक्ट सी दिख रहा है। ओके। तो ये हमारा स्ट्रेन पे न्यूमेरिकल था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जो कल एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बेसिक हम लोगों ने हुक्स लॉ में पढ़ा था। ठीक। और अभी जो है हुक्स लॉ के बेसिस पे हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक। देखिए बेटा इसमें क्या है कि हुक्स लॉ हम लोग कल पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि विद इन इलास्टिक लिमिट, क्या पढ़े थे, विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर में रह करके जो स्ट्रेस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो स्ट्रेस हम लोग लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। यानी कि लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक। तो देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस, ठीक। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं बेटा तो क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो इक्वल टू पुट करते हैं, उसके जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, कोई ये पुट करते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम क्या पुट कर दिए y। ठीक। ओके। और ये क्या हो गया, स्ट्रेन जैसे है वैसे लिख दिया। ओके। अब देखिए अगर हमें ये y क्या है, यहाँ पे y जो है कैपिटल Y लिखेंगे हम लोग इसको। ठीक। तो ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। अभी इसमें हम लोग क्या करते, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कल हम लोगों ने कैसे निकाला था कि स्ट्रेस अपॉन ये इस तरफ आ जाएगा ना, स्ट्रेन डिवाइड हो जाएगा तो स्ट्रेन। ठीक। तो ये हमारा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक रिलेशन आया था। अच्छा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये एक मेजर ऑफ क्या होता है, ये मेजर करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रेन कवर करता है, अगर हम कितना स्ट्रेस डालें ताकि उसमें स्ट्रेन क्या हो, यानी कि जितना हम लोग स्ट्रेस डालेंगे उस पर, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा स्ट्रेन होगा। तो उसके लिए देखो एक मैंने ये रबर लिया है, रबर बैंड, जो छोटा वाला रबर आप लोग घर पे यूज करते होंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसको फिंगर में फंसा लिया और इसमें हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस। तो जैसे जितना हम स्ट्रेस कर रहे हैं यानी कि जैसे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें स्ट्रेन आ रहा है, यानी कि इसमें खिंचाव आ रहा है। देखो कम किए तो कम, ज़्यादा कर रहे तो ज़्यादा। और एक ऐसा पॉइंट है कि इससे ज़्यादा करेंगे, देखिए ये लिमिट ऑफ ये है इलास्टिसिटी, इसके ज़्यादा अगर मैं खींच दिया, ये मैक्सिमम पॉइंट पे मैंने इसको स्ट्रेस दे दिया, तो इसमें अगर मैक्सिमम स्ट्रेस दे दिया बेटा तो ये मैक्सिमम स्ट्रेन को पा गया है, यानी कि खिंचाव उसमें ज़्यादा हो गया है। समझ में आई बात। अगर इससे ज़्यादा मैं किया तो ये ब्रेक डाउन होगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये इसका लिमिटिंग है। यहाँ तक तो ये रिगेन कर लेगा, देखिए छोड़ दिए तो रिगेन कर देगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम बहुत ज़्यादा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को अगर क्रॉस करते हैं तो फिर डिफॉर्म नहीं हो पाता है। जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, स्प्रिंग अगर मान लीजिए ये ऐसे है स्प्रिंग नॉर्मली, ठीक ऐसे, इसको अगर हम लोग खींचेंगे इसमें स्ट्रेस तो ये कुछ ऐसे यहाँ तक गया, ठीक ना, यहाँ तक, तो यहाँ तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर से वो रिगेन कर लेगा अपना शेप एंड साइज। बट अगर हम इससे कहीं ज़्यादा और खींचने लगे तो एक बार ये ज़्यादा खींच दिया, लिमिट को अगर ये क्रॉस कर गया, ठीक, ये लिमिट हो गया मान लीजिए मैक्सिमम पॉइंट, तो लिमिट के क्रॉस कर गया तो आप छोड़ दोगे तो फिर से वो रिगेन नहीं कर पाता है। फिर अपने ये आप चाहो तो अभी जो आप लोग पेन में जो होता है ना ये
टिप टिप करने वाला पेन, उसमें स्प्रिंग, उसको खींच के देखना। एक पॉइंट तक उसको खींचोगे ना, जैसे ऐसे हो जाएगा, एक पॉइंट तक खींचोगे, उसको छोड़ोगे तो फिर से वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि अपने ये शेप को फिर से रिगेन कर लेगा, यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स फिर से उस पर लग जाएगा। लेकिन वही अगर स्प्रिंग के जो आपके पेन वाला जो स्प्रिंग है उसको करके देखो, ज़्यादा खींच दोगे, लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो वो ऐसे ही रह जाएगा, फिर वो रिगेन नहीं करता है। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को दर्शाता है कि कितना लिमिट तक हम इसको खींच सकते हैं, उसमें स्ट्रेस दे करके स्ट्रेन कितना हम लोग उसमें ला सकते हैं। स्ट्रेन किस पे क्यों आएगा बेटा? जब तक उस पर स्ट्रेस नहीं लगाओगे तब तक स्ट्रेन आएगा क्या? किसी भी चीज़ को अगर इलोंगेट करना तो उसके लिए हमें तो स्ट्रेस लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए स्ट्रेन पाना है तो हमें स्ट्रेस देना होगा, ठीक। कितना, जितना स्ट्रेस देंगे उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेन आएगा, यानी कि स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगा। कहाँ? विद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप ये इसमें समझने वाली बात है, ये विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक ना, विद इन इलास्टिक लिमिट। इससे क्रॉस किए, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको क्रॉस कीजिएगा तो ये आपका काम खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा हुक्स लॉ था, और इसी के बेस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी कि ग्राफ पढ़ेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, इस जो अभी 2 लेक्चर कल और आज वाला जो लेक्चर कर रहे हैं, तो इसका जो सबसे अगर मेन पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, ठीक ना। और वहाँ इसलिए इसको दोबारा मैं हुक्स लॉ को पढ़ा रहा हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हुक्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक ना। तो इसीलिए मैं आपको फिर से दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हेलो, देखिए बेटा, ये है हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैंने ये y एक्सिस में स्ट्रेस है और x एक्सिस में हमारे पास स्ट्रेन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्राफ को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया O A B C D E, ठीक। और हर एक पॉइंट का एक वैल्यू है, ठीक ना। और ये डिपेंड किस पे करता है? हुक्स लॉ पे, ठीक। तो अभी हम लोगों ने हुक्स लॉ में क्या पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक, यानी कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सिग्मा स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ई से जो क्या है इसको स्ट्रेन को डिनोट करते हैं, ठीक। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर इस कर्व को देखिएगा आप ध्यान से, कर्व को देखिए, ये O से A के बीच के देखिए, OA कर्व को देखिएगा तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। देखो ये यूनिफॉर्म ग्राफ जा रहा है, यहाँ से O से A तक, O से A तक देखिएगा तो यूनिफॉर्मली जा रहा है, यानी कि O से A जो है स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। मतलब जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस को वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक। कहाँ? O से A के बीच में। अगर उसके बाद की बात देखिए तो यहाँ पे क्या होगा ना कि इजीली रिगेन हो जाएगा। जैसे ये रबर वाला अपना दिखाए थे, ये वाला, ये देखिए स्ट्रेस बढ़ा रहा है स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, तो ये कहाँ? O से A के बीच का जो कंडीशन यही है, स्ट्रेस बढ़ा रहा है स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, इजीली एकदम प्रोपोर्शनल है, ठीक, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अब बात करें हम लोग A से B के बीच में, A से B के बीच में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अब प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक। थोड़ा से स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा है लेकिन स्ट्रेन देखो, स्ट्रेस इतना, तो देखो स्ट्रेन में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा का इंक्रीमेंट है, ये बढ़ा है कितना, स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा, ये कितना ज़्यादा, यानी कि A से B के बीच का जो है ना, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं, हुक्स लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है कि जितना स्ट्रेस बढ़ा है उतना स्ट्रेन भी बढ़ गया। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा है और स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ गया, ठीक ना। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना, ये लिमिटिंग जो इलास्टिसिटी लिमिट जो हम लोग पढ़े थे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो वहाँ तक है, ठीक ना। तो ये जैसे बढ़ा रहा है, अब क्या है कि ज़्यादा बढ़ा रहा है तो स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर आप लोग स्प्रिंग जो अभी पेन वाला जो स्प्रिंग की बात करा मैंने, तो उसको खींचते जाओ, एक बार छोड़ के देखो तो रिगेन कर जाए, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा और थोड़ा ही खींचोगे तो ज़्यादा खींचा जाता है, ठीक ना, क्योंकि वो लिमिट तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होगा ना कि वो
फिर से रिगेन करेगा, लेकिन ओरिजिनली उतना नहीं करेगा जितना पहले करता था। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फिर ये ए से बी का जो कर्व है, तो अगर हम इसको खींच देते हैं तो ये फिर से रिगेन कर जाएगा, यहाँ भी ये रिगेन कर जाएगा, लेकिन इसका जो है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा। यहाँ पे ए से बी के बीच में जो है कर्व देखिए, क्योंकि डायरेक्टली कब होगा, जब लीनियर होगा। यहाँ पे कर्व लीनियर नहीं है, यहाँ पे ये ए से बी का कर्व देखिएगा तो लीनियर नहीं है। ठीक, अब देखिए तो इस पॉइंट को हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ए से बी तक के। ठीक, अब देखिए बी से सी तक की बात करें, बी से सी तक की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी क्या है कि ये स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा है, स्ट्रेन में देखो कितना का बढ़ोतरी हुआ, ज़्यादा हुआ। स्ट्रेस इसकी अपेक्षा यहाँ से देखा जाए तो कम बढ़ा है। तो देखिए ये जो है ना, अब जो है ना ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस कर गया, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस कर गया। अब आपका पेन का जो ये स्प्रिंग है उसको खींच के छोड़ दोगे तो वैसा ही रह जाएगा, वो अब क्या हो जाएगा, वो फिर से रिफॉर्म नहीं होगा, वो डिफॉर्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, समझ में। तो इसको यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है, यील्ड पॉइंट। ठीक, यानी कि देखो यहाँ पे ए बी में क्या था कि स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, अब हम लोग बी सी की बात करें तो बी सी में क्या हो जाएगा कि बी सी कर्व क्या करे, क्रॉस द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट क्रॉस हो जाएगा बी से सी के बीच में। वो उसके बाद जब आप खींचोगे तो वो ऐसा डिफॉर्म ही रह जाएगा, वो वापस रिगेन अपने शेप को नहीं कर पाएगा। इसको यील्ड पॉइंट भी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अचानक जो होता है उछाल आता है स्ट्रेन में, सॉरी स्ट्रेस में। ठीक, स्ट्रेस से एक ऊपर हो जाता है, देखिए स्ट्रेस ज़्यादा हो गया डी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि जब एक बार आप डिफॉर्मिंग यानी कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उसके बाद ज़्यादा स्ट्रेस लगाया जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। तो ये क्या है, ये ब्रेकडाउन पॉइंट बोला जाता है इसको। सी से डी की बात करें तो ये क्या है, ब्रेकडाउन पॉइंट हो गया ये। अब क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। मतलब उससे ज़्यादा आप जितना लगाते जाओ, ओके, वो जितना आप लगाओगे उतना ही ये चला जाता जाएगा, लेकिन उसके बाद अब स्ट्रेन में आएगा ही नहीं। अब इस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सी से डी के बाद स्ट्रेस तो आप लगा रहे हो लेकिन स्ट्रेन में बहुत कम का फासला हो जाता है, स्ट्रेन बहुत कम बढ़ेगा। अब वो एक इलोंगेट हो गया ना, स्प्रिंग को एक बार लमड़ा करके छोड़ दीजिए, अब दोबारा उसको कितना भी फोर्स लगे वो लमड़ेगा क्या, नहीं करेगा, वो स्ट्रेन उसमें आएगा ही नहीं, वो फैलेगा ही नहीं, एक्सटेंड ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये सी से डी वाला। अब देखिए डी से ए की बात करें, वहाँ पे अब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग ये मिट्टी का जो सान कर, मिट्टी को गीला करके ऐसे बना करके, ठीक, मिट्टी या आटा जो घर में होता है इसको करके ऐसे लंबा करके छोड़ दीजिएगा। तो एक टाइम ज़्यादा अगर लंबा कर दीजिएगा, उसको ज़्यादा ऐसे ऐसे करके लंबाई बढ़ा दीजिएगा उसका, मिट्टी या आटे का जो गिलोई होता है जिसका रोटी बनता है, ठीक, तो उसको अगर कर दीजिएगा तो एक टाइम पे क्या आ जाएगा ना कि ज़्यादा खिंचाव होगा तो अपने आप वो गिर जाता है, अपने आप टूट के नीचे से गिर जाएगा। जैसे ये वाला आटा का ऐसे ऐसे करके इतना बड़ा बना दिए तो एक समय आएगा कि ये अपने आप ऐसे ही गिर जाएगा, आप अगर बढ़ा के छोड़ दिए तो ये अपने आप गिर जाएगा। समझ में आई बात। तो ये पॉइंट है डी से ई, तो डी से ई का पॉइंट जो है ना ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब अपने आप गिर जाना, खुद ही गिर जाएगा वो। ठीक, अगर देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, ओ से ए क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए से बी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ से बी से सी जो है क्रॉस कर गया लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। सी से डी है ब्रेकडाउन पॉइंट पे आ गया कि उसके आगे अगर कीजिएगा तो वह ब्रेक हो जाएगा। और डी से ई, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, वो अपने आप देखो यहाँ से स्ट्रेस बढ़ रहा है क्या, डी के बाद नहीं, डी के बाद क्या है, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस इज नॉट इंक्रीजिंग बट मटेरियल ब्रेक डाउन। मतलब क्या होगा, इसमें स्ट्रेस हम बढ़ा नहीं रहे लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन इटसेल्फ।
मतलब खुद ही क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब उसको हम लोग कोई फोर्स वोर्स लगाएंगे भी नहीं, स्ट्रेस लगाएंगे भी नहीं, और वो खुद ही क्या हो जाएगा, वो बेटा ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर इसको हम लोग रियल लाइफ से बात करें तो देखो ये एक सिंपल सी बात है। दोस्त होता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह, आजकल तो आप लोग जानते ही रिलेशन वगैरह वाला लोचा ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, एक समय आया कि सब स्मूथली चल रहा है, यानी कि ओ से ए जो है स्मूथली चल रहा है, ठीक, आराम से बात हो रहा है, रिलेशन अच्छे से चल रहा है। ए से बी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, थोड़ा सा रिश्ते में खटास आ गया, ठीक, रिश्ते में खटास आ गया ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में क्या हो गया बेटा, रिश्ते में थोड़ा सा गुस्सा हो गई, मतलब ये बी पे जा करके ये गुस्सा हो गया, लेकिन फिर भी रिलेशन में है, ठीक, फिर भी रिलेशन में है, बी तक में क्या है, वो रिलेशन में है। यहाँ से गुस्सा आना चालू हुआ, इस पर स्ट्रेस बढ़ा थोड़ा सा और गुस्सा आ गई, यानी कि स्ट्रेन क्या होगा, गुस्सा आ गई। तो ए पे गुस्सा आई, लेकिन यहाँ से फिर भी रिलेशन में है बी तक। अब यहाँ से ज़्यादा थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, यानी कि सी पे गया, ठीक, तो सी पे गया तो अब इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब बोलेगी भाई ख़त्म, ब्रेकअप। मतलब अब इससे ज़्यादा बोलोगे तो यहाँ तक भी ठीक था, टॉलरेट कर रही थी, मतलब यहाँ तक चल रहा है, लेकिन ये एनफ हो गया, रिश्ते में क्या हो गया, ये एनफ हो गया, ठीक। अब इसके यहाँ थोड़ा सा क्रॉस हुआ कि ब्रेकअप, यहाँ से इस सी पॉइंट से थोड़ा से भी अगर क्रॉस हुआ, अगर लड़की या लड़का थोड़ा भी ज़्यादा उसको प्रेशर किया, थोड़ा भी पोक किया, तो ब्रेकअप, चलो अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, अब हम दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये वैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में देखो रियल लाइफ से जो जनरली होता है, ठीक ना, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक ना। नेचुरल चीज़ों को हमने थोड़ा सा फिजिक्स से कोरिलेट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ तक क्या होगा, अब इससे आगे बढ़ा बेटा तो गया, ब्रेकअप हो गया, यहाँ ब्रेकअप हो गया। अब देखिए इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस हुआ तो ये भाई सुसाइडल स्टेट में चल जाएगी, ये सुसाइड कर लेगी, अब कर लेगी या लेगा। इससे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा, देखो स्ट्रेस एकाएक बढ़ गया, स्ट्रेस नहीं बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, ये सुसाइड हो जाएगा, ठीक। इससे ज़्यादा अगर उसमें प्रेशर बढ़ा दिमाग पे तो सुसाइड कर लेगा, ठीक। और उसके बाद तो लटक ही गया, उसके बाद तो निपटा ही, सुसाइड ही कर लिया तो फिर काम खत्म, ठीक। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को थोड़ा सा इस ढंग से भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ठीक ना। इससे सवाल आपको पूछ देंगे कि ए से बी का क्या हो, कर्व का क्या है, मतलब इस बीच में क्या हो रहा है, ओ से ए के बीच में क्या हो रहा है, बी से सी के बीच में क्या है, ब्रेकडाउन पॉइंट कहाँ है, यील्ड पॉइंट कहाँ है, ठीक। इसको यील्ड पॉइंट बोलेंगे, इसको ब्रेकडाउन पॉइंट करेंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा फोकस किया और इस पर ज़्यादा समय दिया, ठीक। और इसको ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन, कोई भी रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब फिक्स नहीं है, कोई भी रिलेशन वाला जो एक नेचुरल सा रिलेशन का जो एक कर्व है उसी तरह से समझिए कि किसी पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस अगर बढ़ा, देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा किसी पे स्ट्रेस मत बढ़ाया करो, जहाँ जितना बर्दाश्त, मतलब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस मत करो। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये सी बी से सी के बीच का जो है ना, बहुत नाजुक पल है इलास्टिसिटी को। जैसे अब जैसे देखिए यहाँ तक स्ट्रेन दे रहे हैं, अब इससे ज़्यादा देंगे तो रबर टूट जाएगा, देखो ये रबर टूट गया, अब टूटेगा तो दोनों को चोट, इधर भी चोट लगा इधर भी लगा, यानी कि यहाँ बेचारे का दिल टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तो दोनों तरफ हर्ट होता है। देखो मेरे को दोनों तरफ इधर भी चोट लगा इधर भी चोट लगा, यानी कि लड़के को भी चोट लगेगा लड़की को भी चोट लगेगा। तो बेटा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस मत करो, नहीं तो निपट जाओगे, दोनों को चोट लगेगा और रिलेशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ब्रेकडाउन ये सुसाइडल स्टेट पर पहुंच जाओगे। इसलिए ब्रेकअप हो जाए यहाँ तक ठीक है, सुसाइडल स्टेट तक नहीं जाना है, पॉइंट डी तक नहीं जाना है, नहीं तो यहाँ तक चले जाओगे तो फिर ई पे आ जाओगे, फिर जेल उल खटना पड़ जाएगा, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा, तो अगला जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। उसमें 3 तरह का होता है, ठीक, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक। तो 3 तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।